हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और उसमें रेट मेजर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर और फिर नॉर्मल और टेंजेंट में भी समथिंग वी हैव डिस्कस्ड लाइक हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ फ्रॉम ए पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कर्व कि अगर कोई कर्व पे पॉइंट है दिया हुआ तो we can write the equation of tangents and similarly we can write the equation of normal, है ना। अब हम निकालते हैं कि if a point is outside the curve then what is the equation of tangent in that case or how we can find the equation of tangent. Let's see. Equation of tangents from a point AB which lies outside the curve, है ना। अगर कोई कर्व है उसके बाहर अगर कोई पॉइंट है, लेट्स सी ये कर्व है, यहां कोई पॉइंट है तो यहां से जो टेंजेंट जाएगा ये पॉइंट है P A B, तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ये Q है, ये एक y बराबर fx कोई कर्व है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है एट एनी हाउ, है ना। इफ point P AB lies outside the curve y बराबर fx, then the possible equation of tangent can we find out by finding the point of contact Q हम निकाल लेंगे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमको आराम से काम हो जाएगा। मान लेते हैं ये x1 है ये और y1 है ना। तो एक इक्वेशन x1 और y1 में हमको मिल जाएगा y1 बराबर f ऑफ x1, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इसका स्लोप क्या होगा p और q का, यानी स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू y1 माइनस b डिवाइडेड बाय x1 माइनस a। ये स्लोप हो जाएगा p और q का। दो पॉइंट दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज द टेंजेंट, है ना। एंड ऑल्सो स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx एट x1 y1। तो ये है तीन टर्म है मेरे पास। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है ना। फ्रॉम और ये 2 बराबर 3 होगा, यानी हम कह सकते हैं और सेकेंड बराबर इक्वेशन थर्ड। ये बराबर, क्योंकि ये भी स्लोप है PQ का, ये भी स्लोप है PQ का, तो एक इक्वेशन यहां से आया, एक इक्वेशन ये है ना। दो इक्वेशन से वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, यानी x1 y1 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, फिर तो हम टेंजेंट का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे है और स्लोप मिल गया तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो भी बोले वी कैन राइट डाउन, है ना। अब इस बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं
और उसके बाद हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम वो थ्योरेटिकल को जस्टिफाई करेंगे कि वो थ्योरी या उस थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स, नॉर्मल्स का इक्वेशन ड्रॉ करना है टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 और 1,2। तो देखो यहां से अगर पैराबोला पढ़े होते, कॉनिक पढ़े हो तो कॉनिक से भी बना सकते हो, इस मेथड से भी हम बना सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। मेरा कर्व है y बराबर x स्क्वायर बाई 4, है ना। पहले ये भी जज कर लें ये पॉइंट है कहां। अगर कोई पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4y तो ऐसे पैराबोला होगा, है ना। 1 और 2 को अगर इसमें रखें निगेटिव दे, जैसे अगर हम लिखे x स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0, 1 और 2 रखते हैं तो 1 माइनस 8, ये निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो कि 1 और 2 इनसाइड द पैराबोला है ना, इसके अंदर कहीं यहां है। तब यहां से नॉर्मल हमको ड्रॉ करना है, ऐसे होगा कहीं नॉर्मल, एक नॉर्मल होगा, दो नॉर्मल होगा, क्योंकि पैराबोला के केस में हम लोग जानते हैं कि 3 नॉर्मल का पॉसिबिलिटीज बनता है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। y बराबर x स्क्वायर बाय 4, टेंजेंट का इक्वेशन हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या होगा, dy बाई dx, या नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं और वो पॉइंट को रख लेंगे, है ना। तो dy बाई dx क्या होगा, 2x बाई 4 यानी x बाई 2, है ना। dy बाई dx x बाई 2 मेरा आ गया। ये क्या आया, स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स, यानी हम कहें स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा ये देखेंगे। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा -2/x। ये पॉइंट कुछ मान लेते हैं, जब पैराबोला पे अगर ये पॉइंट है तो अगर y h है तो x स्क्वायर क्या होगा, x क्या होगा, या x बराबर क्या होगा ये हम निकालने। जैसे y बराबर x स्क्वायर बाई 4 है, तो अगर y को हम h मानते हैं तो, या x को h मानते हैं, x को x बराबर h, तो y बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4। तो यहां कोई भी पॉइंट क्या होगा, h स्क्वायर बाय 4 के फॉर्म में होगा। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप नॉर्मल क्या हो जाएगा, यानी -2/x यानी h, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल ऐसे अगर देखा जाए स्लोप, ये पॉइंट 1,2 है, तो ये स्लोप और नॉर्मल का स्लोप दोनों बराबर होना चाहिए। तो ऐसे 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट का इसके थ्रू इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई 4 -2 डिवाइडेड बाय h -1 बराबर ये आना चाहिए, -2/h के बराबर होना चाहिए। ये भी नॉर्मल का स्लोप, वो भी 2 पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप निकाल सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पहले ये लिखें h स्क्वायर -8 डिवाइडेड बाय 4h - 4 इक्वल टू -2/h। ये सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा HQ, है ना, HQ -8h बराबर -8h + 8 होगा क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी HQ बराबर क्या मिला 8, यानी H बराबर 2। H हमें 2 मिल गया, हमको कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉसिबल नॉर्मल्स, यानी एक ही नॉर्मल, H का वैल्यू एक ही आया, तो एक ही नॉर्मल पॉसिबल है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा पॉइंट क्या हो गया, H2 हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2,1 h स्क्वायर बाई 4। तो ये पॉइंट है, स्लोप मेरा क्या है -2/2 यानी -1, स्लोप -1 है। तो इक्वेशन क्या होगा y - y1
यानी y माइनस 1 बराबर स्लोप माइनस 1 माइनस 2 बाई एच, स्लोप माइनस 1 और x माइनस 2। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू ये प्लस 2 और ये 1 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और सिर्फ इस केस में एक ही नॉर्मल का इक्वेशन आ रहा है। बोले यहां अगर एच का वैल्यू 3 आता तो देयर आर 3 पॉसिबल नॉर्मल्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2। तो पैराबोला में भी हम लोग पढ़ें कि अगर इनसाइड कोई पॉइंट होता है तो 3 नॉर्मल्स, तीनों डिस्टिंक्ट और रियल नॉर्मल का कंडीशन भी वहां हम डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे तो एक ही आ रहा, तो फिर हमको कोई इशू नहीं है। एक नॉर्मल आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल, है ना। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 3 and 5 minus 2 becomes tangent to the curve y equal to c by x plus 1। यानी इस कर्व पे ये टेंजेंट हो जाए तो c का क्या वैल्यू होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये टेंजेंट है तो 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। ये लाइन ज्वाइनिंग ये टेंजेंट है तो क्या हो जाएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाय 0 - 5 यानी 5 बाय -5 इक्वल टू -1। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स हो गया, है ना, क्योंकि यही लाइन कह रहा टेंजेंट है। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा, ये कर्व है तो dy/dx निकाल लेते हैं। या अब ये स्लोप मिल गया, इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या, इस लाइन का इक्वेशन और इसका पॉइंट ऑफ काम मेरा हो जाएगा, है ना। जैसे ये कोई कर्व है और ये लाइन टेंजेंट है तो ये लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे। 2 पॉइंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन वी कैन राइट। तो y - 3 बराबर -1 x - 0। तो यहां से क्या आ जाएगा y बराबर 3 उधर गया +3 - x। ये आएगा क्या, ये लाइन और ये कर्व टेंजेंट बना रहा है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होगा। टेंजेंट मान लो कैसा भी कर्व रहे और ये लाइन है तो 2 जगह नहीं कट कर रहा है तो टेंजेंट इंटरसेक्शन पॉइंट तो है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, है ना। ये मान लेते हैं फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम लिखेंगे y के जगह 3 - x बराबर c बाय x + 1 सॉल्व होना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा 3x + 3 - x² - x बराबर c, या x² ये आएगा, है ना, -2x - 3 बराबर 0। ये कर्व यानी टेंजेंट है, यानी x का दोनों वैल्यू सेम है। अगर x का 2 इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 रूट्स आएगा। अगर 2 रूट्स आएगा तो इस कर्व के साथ 2 जगह इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट 2 जगह नहीं है, टेंजेंट बना रहा है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 3 + c - 3 + c बराबर 0। यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है टेंजेंट, अदरवाइज 2 जगह कट कर लेगा। तो यानी हम लिखते हैं इक्वेशन को ठीक से, x² - 2x - 3 - c = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी ये टेंजेंट का केस बनेगा, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी हैव डिस्कस्ड। तो ये क्या हो जाएगा b² यानी 4 - 4 × 3 - c ये इक्वल टू 4 - इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 3 - c इक्वल टू 0। तो 3 - c इक्वल टू -1,
या ऐसे ही रखते हैं, ब्रेक कर देते हैं ब्रैकेट, तो क्या होगा 1 + 3 - c = 0 या c = 4। c मिल गया। अब हम जो चाहे जैसा चाहे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं दोनों को सॉल्व करके, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x मिल जाएगा, x रख देंगे, y मिल जाएगा, y मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंजेंट्स एट पॉइंट 28, इस पॉइंट से टेंजेंट इस कर्व पे ड्रॉ किया जा रहा है और मीट्स द कर्व अगेन एट Q, यानी y = xq कोई है इसका, तो कर्व हम जानते हैं इस तरह से होता है। और 2,8 कहीं होगा, अगर 2,8 देखते हैं ये इसी पे है क्या, ये अगर इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी 2,8 इसी कर्व पे है ना। एट पॉइंट 2 को ऑन द कर्व मीट्स द कर्व अगेन फाइंड द, अच्छा ये टेंजेंट है 2,8 तो इसी पे आ रहा है ना। x2 रखते हैं तो y8, हाँ तो यहां से ऐसे अगर टेंजेंट आ रहा है तो इधर कहीं कर्व को कट कर रहा है ना। ये है 2,8, ये कर्व इसको कहीं कट कर रहा है ना। तो यानी कट कर रहा है तो कह रहा है कि इस पॉइंट ये Q पे कट कर रहा है, ये पॉइंट P है, तो Q का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को सॉल्व कर देंगे, है ना। इसका इस लाइन का एक इक्वेशन लिखेंगे, वो निकाल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट पता है, dy/dx से टेंजेंट स्लोप मिल जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और इस कर्व को दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम निकाल सकते हैं कि क्या पॉइंट आने वाला है। लेट्स सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट P। तो पहले dy/dx निकालते हैं। dy/dx क्या हो जाएगा 3x², यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो 3x², पॉइंट x क्या है 2 है, यानी dy/dx कहां पे 2,8 पे, तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो स्लोप हमको क्या मिल गया टेंजेंट का 12। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हम आराम से निकाल सकते हैं कि क्या होने वाला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा, y - 8 = 12 × x - 2। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12x - 24 + 8, यानी 12x + 16। y बराबर xq है, इसको और इसको सॉल्व करें तो मेरा काम हो जाएगा। यानी y के जगह हम 12x, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मानते हैं, यानी y बराबर, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 3 रूट्स आना चाहिए क्योंकि यही कर्व इसको कट कर रहा है और ये एक जगह टेंजेंट है तो 2 रूट तो यही मिल गया, एक रूट ये है, 2 रूट कॉमन है, x का वैल्यू 2 बार है, x का यहाँ क्या वैल्यू है 2, तो अगर x में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बन रहा है तो 2 रूट तो मेरा मिल गया। एक थर्ड रूट मुझे नहीं पता, थर्ड रूट मान लेते हैं ये h है, x तो दूसरा हो जाएगा HQ, ये पॉइंट है ना। देखते यानी 12x + 16, ये लिख रहे हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं तो 12x + 16 = x3। तो यहां से लिखेंगे x3 - 12x - 16 = 0। सम ऑफ द रूट्स इसका क्या हो रहा, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स = 0 है ना, क्योंकि x² का टर्म नहीं है, तो x² का टर्म नहीं है, यानी सम ऑफ द रूट्स इसका 0 है। तो सम ऑफ द रूट्स में 2 रूट तो मुझे पता है,
2 ये रिपीटेड रूट है। जब भी टेंजेंट जहां पे कर पे हो रहा है क्वाड्रेटिक बन रहा है यानी रिपीटेड रूट है। तो 2 रूट तो ये दूसरा रूट x कोऑर्डिनेट क्या है h, ये बराबर 0, यहां से मिल गया h बराबर -4, h -4 तो y कोऑर्डिनेट HQ, तो HQ क्या हो जाएगा -64, यानी पॉइंट Q क्या हो जाएगा -4 -64, है ना। तो हमें हर जगह सोचना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ओनली dy/dx काम खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दैट इज व्हाई आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री अगर जिसका अच्छा होता है कैलकुलस अच्छा कर लेता है। तो इट्स ऑल अबाउट, हम अगर ये नहीं भी जानते तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू इसको हम हैंडल कर लेते क्वेश्चन, है ना। सिर्फ यही नहीं यूज किए भाई, dy/dx टेंजेंट, इसका इक्वेशन, इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 है, तो दोनों को सॉल्व कर दिए तो 2 रिपीटेड रूट तो यही मिला। ध्यान रखेंगे जब भी टेंजेंट किसी कर्व पे है अगर क्वाड्रेटिक या जीरो तो 2 रूट तो ये कंफर्म है ना, और एक यहाँ, क्योंकि रिपीटेड रूट हुआ मतलब टेंजेंट का केस आया, है ना। 2 बार रिपीट कर रहा तो यहाँ पे है। क्वाड्रेटिक अगर या क्यूबिक हो रहा तो 2 रूट यहाँ, 1 रूट यहाँ, 3 रूट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। पहले इसको देख लेते हैं कि किसको कहेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कोई कर्व पे अगर टेंजेंट है, मान लेते हैं ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोई कर्व है, यहां से एक टेंजेंट आया, ये पॉइंट P है, मान लेते हैं इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये कर्व है y बराबर fx, है ना। ये पॉइंट जो हाँ x एक्सिस को कट कर रहा है ये T है, यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप किए, ये पॉइंट N, यहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर M, यहां तक क्लियर है, यहां तक फिगर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे डिफाइन कर रहे हैं कि किसको लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे, किसको लेंथ ऑफ नॉर्मल कहेंगे। PT ये कहलाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कोई भी कर्व पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया और वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट किया वहां से वहां तक का लेंथ, यानी T और P, ये लेंथ जो कहलाएगा ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाएगा। सिमिलरली PN ये कहलाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। TM ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं तो TM कहलाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और MN कहलाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो अब इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व पे क्या होगा, किसी भी कर्व पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा। ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही है कि इस बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके बारे में तो पता हो कि किसको कहेंगे। अब निकालना आसान है, अगर ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x एक्सिस है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया तो ये लेंथ y1 होगा। ये मेरा टेंजेंट का स्लोप है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। अब हमको ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ y1 है, ये थीटा है, थीटा तो dy/dx से निकाल लेंगे, यानी tan थीटा इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट x1, y1, यही होगा। ये बराबर मान लेते हैं m है, ये tan थीटा बराबर m है। हमको ये पॉइंट PT चाहिए, ये लेंथ पता है, तो क्या होगा sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम लिख सकते हैं sin थीटा बराबर PM डिवाइडेड बाय PT। तो PT बराबर क्या हो जाएगा,
यहां से PT बराबर PM बाई साइन थीटा, और हम कह सकते हैं PM कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। PM क्या है? Y1, यानी हम लिख सकते हैं Y1, और कोसेक थीटा को जगह कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर टेन थीटा m है तो कॉट थीटा क्या होगा? 1 बाय m, यानी 1 बाय m स्क्वायर। यानी हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय m स्क्वायर, जहां m क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, जो कि गिवन पॉइंट है। सिमिलरली लेंथ ऑफ सबटेंजेंट क्या होगा? यानी ये लेंथ है ना, तो ये लेंथ क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर ये बाय ये, है ना। यानी हम इधर निकाल रहे हैं, वहां फार्मूला हम लिख देंगे। हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर y1 बाय tm, और tm बराबर क्या हो जाएगा? y1 बाय टेन थीटा, यानी y1 बाय m, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल अगर निकालना हो, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा? यहां हम देखते हैं, ये लेंथ चाहिए ना, तो इस ट्रायंगल में आते हैं। ये थीटा है, ये y1 है, ये तो एक हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहां देखते हैं इस ट्रायंगल में देखते हैं cos थीटा बराबर क्या होगा? y1 बाय pn, तो pn बराबर y1 सेक थीटा होगा क्या? और सेक थीटा को क्या लिख देंगे? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी y1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल। लेंथ ऑफ सबनॉर्मल, ये लेंथ तो परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, यानी mn बाय y1 बराबर टेन थीटा, यानी mn बराबर y1 टेन थीटा। यानी हम कह सकते हैं mn लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, यानी y1 इंटू m। तो सारे क्या लेंथ के बारे में हम जान गए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, हम डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे टेंजेंट का स्लोप यूज करके हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या और कैसे होता है। देखते हैं, ये दो क्वेश्चन है। एक कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y = x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट x = 0, है ना। तो हमको पॉइंट मिलना चाहिए, तो अगर हमको पॉइंट दिया हुआ है यानी x बराबर 0, तो y क्या होगा? y बराबर है x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1, प्लस 1 है माइनस 1 है, सॉरी ये माइनस 1 है ना। क्वेश्चन में है y = x² प्लस 3x प्लस 4x माइनस 1, तो यहां हो जाएगा ये माइनस 1। तो x बराबर 0, y = x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 1, तो x अगर 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? माइनस 1। तो हमको पॉइंट कर्व पे मिल गया, यानी x बराबर 0, y बराबर 1, यानी हम x1 y1 माने थे, तो x1 बराबर 0 और y1 बराबर माइनस 1। हमको क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो dy/dx भी निकालेंगे। dy/dx एट पॉइंट 0, -1, 0, -1 क्या होगा? तो 3x² प्लस 6x प्लस 4 यही होगा। 0x 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? dy/dx एट पॉइंट 0, -1 = 4, ये m है।
तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या था, फार्मूला यूज कर लेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट y1 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, यही था ना। y1 क्या है, -1 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय 4 यानी 16 यानी -17 रूट अंडर 17 बाय 16 या -√17/4। अच्छा, अब ये आया लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसको हम मॉड में ले लेंगे, है ना, यानी क्या हो जाएगा √17/4। ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ दैट फॉर द कर्व y = b e⁴x/a द लेंथ ऑफ सबटेंजेंट एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम पहले जानते हैं कि लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन सेकेंड, पहले dy/dx निकाल लेते हैं, m निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा b e⁴x/a इंटू 1/, यही आएगा, यानी किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं dy/dx, कर्व पे कोई भी पॉइंट लेते हैं x1, y1, है ना, x1 और y1, तो ये क्या हो जाएगा b/a e⁴x1/a, ये मेरा आ गया m। तो होता क्या है, अच्छा यहां से y1 मेरा क्या होगा, y1 बराबर b e⁴x1/a, ये होगा। इस कर्व को अगर x1 y1 पॉइंट माने तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 बराबर ये आ गया। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बराबर y1/m, यही था। हमेशा लेंथ मॉड में लेंगे, निगेटिव नहीं होगा। तो y1 क्या है, b(e)x1/a डिवाइडेड बाय y1 है, डिवाइडेड बाय ये m क्या है b/a और e⁴x1/a। तो ये कट गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, x1/a ये कट जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, बराबर a। तो a के बारे में पता नहीं निगेटिव है पॉजिटिव, इसलिए मॉड में लेंगे, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू मॉड a। इस तरह से हम लिखेंगे कि क्या है, और ये y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे जब x और y पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो पॉइंट पे x1 y1 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है ना। तो इस तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल और ये सब टाइप से जो भी क्वेश्चंस होगा हम इक्वेशंस में रख के सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशंस क्वेश्चन बनाएंगे तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे होना है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन द कर्व्स। एंगल बिटवीन द कर्व्स, है ना, कर्व्स के बीच में एंगल क्या होगा। देखो एंगल जब भी होगा दो लाइन के बीच में होगा। कर्व के बीच में एंगल कहने का मतलब कि अगर दो कर्व है, लेट्स सी एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, तो ये कर्व के बीच का एंगल कहने का मतलब, द एंगल बिटवीन द कर्व्स कहने का मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पे इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें और ये टेंजेंट ड्रॉ करें, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द एंगल, है ना, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ द कर्व्स, वही होगा एंगल बिटवीन द कर्व्स कहलाएगा, है ना। इसको हम डिफाइन कर देते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स और नॉर्मल, जो टेंजेंट्स के बीच में होगा वही एंगल नॉर्मल के बीच में होगा,
or normals drawn at the point of intersection, at the point of intersection of two curves, है ना। यानी अगर ये कर्व मेरा एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है, ये कर्व वाई बराबर जी ऑफ एक्स है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्व को हम सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव सम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उस पे डी वाई बाई डी एक्स, यानी लेट द कर्व्स बी y बराबर एफ ऑफ एक्स और y बराबर g ऑफ एक्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरा x1, y1, तो हम निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स, x1 y1 पे f डैश ऑफ x1, है ना, f डैश ऑफ x1 इसका मिल गया, एंड ऑल्सो g डैश ऑफ x1, उस कर्व पे ये टेंजेंट का स्लोप और इस पे ये, यानी ये m1 ये m2, तो टेन थीटा बराबर, अच्छा जब भी एंगल बिटवीन द कर्व्स होगा तो दैट विल बी टेकन इन एट द एक्यूट एंगल ओनली, द यहां लिख देते हैं इट इज द एक्यूट एंगल, है ना, इट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो ये हम टेन थीटा निकाल लिए, तो थीटा बराबर निकाल लेंगे टेन इनवर्स करके। तो कर्व के बीच का एंगल का मतलब है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पे दोनों कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, दो स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किया गया टेंजेंट के फॉर्म में, उसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द कर्व्स। यानी इसका मतलब है कि अगर एंगल बिटवीन द कर्व्स कहने का मतलब कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना जरूरी है, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, अगर तो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, अगर कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो, है ना। तो आगे हम पॉइंट्स नोट करके एक एक पॉइंट लिख रहे हैं। नोट पहला कि द एंगल बिटवीन द कर्व्स इज defined when two curves intersect each other, है ना, इंटरसेक्ट करेगा तभी डिफाइंड होगा एंगल, है ना। इट कैन बी ensured by solving the intersecting point, solving the two curves to find the point of intersection, or through graph, अगर ग्राफ मुझे पता है तो उससे भी पता चल जाएगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, अगर कोई रियल नंबर दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हाँ भाई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल बिटवीन देम डिफाइन होगा। सेकेंड, इफ टू कर्व्स intersect at more than one points, हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, देन द एंगल बिटवीन द कर्व्स
is defined for respective intersecting point, respective intersecting point, यानी सबका अलग अलग होगा। जैसे मान लेते हैं एक ये है और दूसरा कर्व जो गया इस तरह से गया, तो यहां भी इंटरसेक्ट किया, यहां भी इंटरसेक्ट किया, तो एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या होगा, इस तब उस केस में पॉइंट पे दे देगा कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे के लिए एंगल बिटवीन देम कुछ और होगा और इसके बीच में कुछ और हो सकता है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों पे सेम हो, अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग पॉइंट के लिए एंगल बिटवीन द कर्व्स अलग होगा, ठीक है। थर्ड, टू कर्व्स आर said to be intersect orthogonally if the angle between the curves at each intersecting point is 90 डिग्री, यानी जितने पॉइंट्स पे दोनों कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर सारे पे एंगल बिटवीन देम अगर 90 डिग्री आता है, इन दैट केस वी कैन से दैट बोथ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट। यानी दोनों कर्व इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी इस केस में m1 इंटू m2 बराबर -1 होना चाहिए, है ना। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। देख लेते हैं, लेट्स सी। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा फाइंड एंगल बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y, आर दीज टू कर्व्स ऑर्थोगोनल। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं कि क्या होगा, है ना। सॉल्यूशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहां से हम निकाल सकते हैं y बराबर x स्क्वायर बाई 4, है ना। तो y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर यानी x का पावर 4/16 बराबर 4x, यानी x का पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 64x इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x का पावर क्यू माइनस 64 बराबर 0, यानी x बराबर 0 और x बराबर 4, ठीक है। दो वैल्यू आया, x बराबर 0 और 4, यानी दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, है ना। x 0 तो यानी पॉइंट x 0 तो y भी 0 और x 4 तो y भी 4। तो अगर कम कर्व देखें तो एक ये हो रहा है और एक कर्व ऐसे है, तो एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 4 और एक 0 0, है ना। दोनों पे dy/dx निकाल लेते हैं तो वही एंगल बिटवीन देम आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी 2y dy/dx इक्वल टू 4, तो dy/dx क्या हो जाएगा 4/2y, तो dy/dx एट 0 0 क्या होगा 1/0 यानी अनडिफाइंड, है ना। इस केस में देखो अनडिफाइंड है, यानी y एक्सिस ये टेंजेंट का काम कर रहा है और इस कर्व पे ये टेंजेंट का काम कर रहा है 0 0 पे। एक दूसरा है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो हो जाएगा 2x बराबर 4 dy/dx, यानी dy/dx एट 0 0 बराबर 2x/4 बराबर 0। तो इस केस में एक इंफिनिटी है एक 0 है,
तो ऐसे ही देख के लग रहा है ये 90 डिग्री है ना। तो द एंगल बिटवीन द कर्व्स एट 0 0 इज 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा 4 4 पे चेक करते हैं, तो dy बाई डी एक्स 4 4 पे क्या होगा 4 बाई 2y 2 इंटू 4 यानी 1 बाई 2, और इसका dy बाई डी एक्स 4 4 पे ये क्या हो रहा है 2x बाई 4 2 इंटू 4 बाई 4 यानी 2। इसमें तो नहीं आ रहा है, तो एंगल निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा मॉड ऑफ 2 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 यानी क्या हो जाएगा 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो जाएगा बाय 2 यानी tan थीटा बराबर 3 बाई 4 और थीटा बराबर tan इनवर्स 3 बाई 4। तो ये एंगल बिटवीन देम क्या आ गया, एक 90 डिग्री और एक पॉइंट पे tan इनवर्स 3 बाई 4। ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो ऑर्थोगोनल में हमने एक पॉइंट लिखाया है कि जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे सारे पॉइंट्स पे 90 डिग्री आएगा, देन वी कैन से दैट द कर्व आर ऑर्थोगोनल। ऐसा नहीं कि एक पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 90 आ गया, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया नोट में भी जो लिखाया हूं और क्वेश्चन के थ्रू भी, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि एक पॉइंट पे ऑर्थोगोनल है लेकिन दूसरा पॉइंट पे अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो हम कहेंगे कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी बोथ कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल। इस केस में क्या आंसर आएगा नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं होगा। हाँ सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड में कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इजकल टू 4x एंड y इजकल टू e टू द पावर माइनस x बाई 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से पहले हमने बताया कि या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो या फिर ग्राफिकली जज कर दो। y स्क्वायर इजकल टू 4x ऐसे होगा, ये कर्व समहाउ ऐसे होगा, है ना। इस टाइप से कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट हमको दिख रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, है ना। ठीक है, ठीक है, कट करेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको तो दिख रहा है कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट होना है। अब क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना डिफिकल्ट है, तो एक काम करते हैं इसमें कि हम मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिए x1 y1, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, x1 और y1। तो dy बाई डी एक्स हमको चाहिए, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। पहला कर्व है मेरा y स्क्वायर इजकल टू 4x, तो क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स इजकल टू 4 यानी dy बाई डी एक्स इजकल टू 4 बाई 2y। हमको कहां पे निकालना है dy बाई डी एक्स एट x1 y1 यानी 4 बाई 2y1 यानी 2 बाई y1। ये स्लोप आया, ये मेरा m1 आया। इस पॉइंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, y इजकल टू e टू द पावर माइनस x बाई 2 है, तो dy बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा e टू द पावर माइनस x बाई 2 इंटू माइनस हाफ यानी dy बाई डी एक्स एट x1 y1 हो जाएगा माइनस हाफ इंटू e टू द पावर माइनस x बाई 2। ये मेरा x1 y1 इस कर्व पे भी है, तो हम लिख सकते हैं y1 बराबर e टू द पावर माइनस x1 बाई 2। ये मेरा माइनस x1 y1 लिया है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे y1 यानी हो गया माइनस y1 बाई 2। अब देखिए ये मेरा m2 हो गया।
देख रहे हैं m1 इंटू m2 क्या आ रहा है, m1 इंटू m2 बराबर -1, यानी बोथ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट के निकालने के चक्कर में रहते तो उलझ जाते, क्योंकि दोनों को इक्वेशन आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, और फिर ई का पावर है तो ln में आ जाता, तो हो तो जाता ही बट इट विल टेक टाइम। तो हम इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान से देख सकते हैं कि आखिर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के थ्रू ऐसा दे सकता है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p सच दैट द इक्वेशन px स्क्वायर बराबर ln x हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक है, ये ln का ग्राफ है ना। देखते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि p पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड कर्व होगा, निगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। अगर p लेस देन है निगेटिव, p अगर निगेटिव है तो ये कैसा कर्व होगा, एक तो ये होगा ln x का ग्राफ, ये होगा। तो अगर p निगेटिव है तो एक सॉल्यूशन तो एक ही आएगा ही एग्जैक्टली। इस केस में हम क्या लिखेंगे, p बिलोंग्स टू -∞ to 0, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा अगर p निगेटिव हो। तो अगर पॉजिटिव हो तो अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लें तो उस केस में मेरा ये कर्व ऐसे होगा। तो ln का ग्राफ मेरा इस तरह से जाएगा। अगर एक एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन हो तो टच करके ही जाएगा, यही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करेगा तो दो जगह कट करेगा, तो दो सॉल्यूशन होगा। अगर ये क्रॉस करेगा तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की ही पॉसिबिलिटीज है। तो इस केस में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कुछ x1 y1, तो dy बाई dx स्लोप निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। यानी px स्क्वायर, यानी y1 बराबर px स्क्वायर अगर लेते हैं y बराबर, तो क्या होगा dy बाई dx इजकल टू 2px, यानी dy बाई dx एट x1 y1 अगर लें तो 2px1 होगा, है ना। टेंजेंट का स्लोप दोनों का सेम होना चाहिए, तो इसका स्लोप y बराबर ln x लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इजकल टू 1 बाई x, यानी dy बाई dx एट x1 y1 अगर देखें तो 1 बाई x1। ये दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यानी 2px1 बराबर 1 बाई x1, यहां से हम कह सकते हैं कि x1 स्क्वायर बराबर 1 बाय 2p आ रहा है ना। ठीक है, y दोनों का सेम होना चाहिए, तो यानी हम लिख सकते हैं यहां से कि p इंटू 2p स्क्वायर, p इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, यानी इसको भी x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिखेंगे ना px1 स्क्वायर बराबर ln x1 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें कि x1 स्क्वायर बराबर 1 बाई 2p है, तो p इंटू 1 बाई 2p लिख सकते हैं इजकल टू ln x1। ठीक है, अभी x1 ही लिखते हैं, x1 या y1। तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 बराबर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, e का पावर हाफ। हमको p निकालना है, तो x स्क्वायर बराबर क्या है ln x बाई p, है ना। तो लिख सकते हैं x1 स्क्वायर बराबर e, x1 स्क्वायर बराबर e बराबर 1 बाय 2p, यानी p बराबर हमको मिल जाएगा 1 बाय 2e, यानी एक ये सॉल्यूशन होगा। यानी p को क्या होना पड़ेगा 1 बाय 2e, और एक सॉल्यूशन ये होगा, यानी p बिलोंग्स टू, अगर हम सॉल्यूशन देखें
तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/2e, क्योंकि ये इंटरवल में नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ये सेटिस्फाई करेगा, तो p का वैल्यू क्या हो सकता है, तो p बराबर 1/2e, यानी ये निगेटिव के लिए सारा डिफाइंड है, और p बराबर अगर 1/2e हो जाए तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, इसको पहले देखते हैं कि कैसा क्या क्या हो सकता है। एक कर्व ये है, सपोज एक कर्व ये है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहां से ऐसे नहीं लेंगे, ये हमेशा किसी पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें, ये पैरेलल टेंजेंट और दोनों के बीच का ये होना चाहिए, इस पे भी 90, इस पे भी 90, यानी हम लिख सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, है ना। इंटरसेक्टिंग टू नॉन इंटरसेक्टिंग एंड डिफरेंशिएबल नॉन इंटरसेक्टिंग एंड डिफरेंशिएबल कर्व is always taken along their common normals whenever defined। इसका मतलब ये नॉर्मल इस पे भी है, इस पे भी है, और नॉर्मल के अलोंग ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होगा, यानी हम इस पे टेंजेंट, इस पे टेंजेंट, दोनों टेंजेंट को क्या करेंगे, स्लोप बराबर करेंगे, क्योंकि नॉर्मल है, दोनों पे 90 डिग्री टेंजेंट पे ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों टेंजेंट क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो इसका भी dy/dx और इसका भी dy/dx बराबर होना चाहिए, उसी के अलोंग मेरा नॉर्मल होगा, और वही ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, डी बाई हमको डिस्टेंस फार्मूला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो ये पैराबोला में इसका कर्व जो होगा समहाउ इस टाइप से होगा, और ये लाइन का इक्वेशन इस तरह से होगा, तो हम इस पे कोई टेंजेंट होगा और ये ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये लाइन का इक्वेशन है y बराबर x-2 है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू x-2 एंड द पैराबोला y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये पैराबोला को, यानी इस पॉइंट पे लेट कि इस पैराबोला पे ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है, और dy/dx निकाल लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है, इसका dy/dx, इसका स्लोप इसके पैरेलल बराबर होना चाहिए, इसका स्लोप मुझे पता है, इसका m स्लोप है 1, है ना, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, dy/dx क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ये इक्वल 1 होना चाहिए, यानी dy/dx एट x1 y1 क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 1, यानी 2x1 बराबर 2 माइनस 2, यानी x1 बराबर -1। तो ये पॉइंट हमको मिल गया, x1 -1 है तो y1 भी मिल जाएगा, यहां रख देंगे, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 क्या आ जाएगा y1 इक्वल टू 1 -3 प्लस 2 यानी 0, यानी ये पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑन पैराबोला 1, -1, 0। अब ये पॉइंट पता है -1, 0, ये स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का
क्वेश्चंस हम लोग इस तरह से हैंडल करेंगे, यानी नॉर्मल टेंजेंट से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल था वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मोनोटोनोसिटी पे आएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।